नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा दीजिए और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 17 जनवरी नामांकन की संभवतः अंतिम तिथि है। आज 15 जनवरी है और अभी जबकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस समय तक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपने सभी प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। 11 लोगों का नाम उन्होंने रोक करके रखा हुआ है। पता नहीं उसके रोकने के पीछे उनका क्या कारण है। उनको शायद ये लग रहा हो कि कहीं विद्रोह ना हो जाए कुछ सीटों पर, या वो उनके दिमाग में ये हो कि ऐसा ना हो कि हम उनका नाम घोषित करें तो विपक्षी पार्टी उनके विरुद्ध कोई बड़ा कद्दावर नेता उतार दे। यही कुछ कारण हो सकते हैं, नहीं तो ऐसा मुझे कोई विशेष कारण समझ में नहीं आता। 2 नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। एक है पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का और दूसरा नाम है भाजपा की इस समय निलंबित कार्यकर्ता और पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा का। भाजपा के पक्ष में जो लोग होते हैं या जिनको लगता है कि भाजपा को ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिल्ली में करना चाहिए या पूरे देश में कहीं भी करना चाहिए, उनका ऐसा मानना है कि नूपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी को टिकट देना चाहिए था। अब तक नूपुर शर्मा के नाम का ऐलान न करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत किया है और मुझे भी ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को टिकट दिया होता, तो एक जो पोलराइजेशन होता है, जो भाजपा को बहुत ज़्यादा मदद करता है चुनाव जीतने में, उसमें कहीं न कहीं वृद्धि होती। एक और फैक्टर है और वो फैक्टर है अरविंद केजरीवाल। चूँकि आज मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, तो भाजपा की ही बात करूँगा, आम आदमी पार्टी की बात किसी और दिन करूँगा। तो अरविंद केजरीवाल इसलिए बड़ा फैक्टर है कि अरविंद केजरीवाल को हर चुनाव में कोई न कोई व्यक्ति चाहिए होता है, जिसको वो टारगेट कर सकें, जिसको वो अपने सामने खड़ा कर सकें। पिछले 2 चुनावों में, 2 क्या बल्कि 3 चुनाव हो गए लगातार। पहले चुनाव में उन्होंने शीला दीक्षित को टारगेट किया, दूसरे चुनाव में उन्होंने किरण बेदी को टारगेट किया और पिछले में तो शायद कोई प्रत्याशी था नहीं, या हाँ, पिछले में कोई मतलब प्रत्याशी भाजपा ने घोषित नहीं किया था। तो शीला दीक्षित जो कि बड़ी शालीन महिला थीं, उन्होंने 15 साल में दिल्ली को विकसित करने में जितनी मेहनत की और जिस तरीके से वो अपने पहले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार होने के बावजूद अधिकांश बड़ी परियोजनाएं दिल्ली के लिए पास कराने में कामयाब रहीं। आज जो आप दिल्ली देख रहे हैं, इनमें से ज्यादातर योजनाएं उसी समय पास हो गई थीं जब शीला दीक्षित का पहला कार्यकाल था और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये जो अरविंद केजरीवाल ये पिछले 10 साल से एक ही बात चिल्लाया करते हैं कि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही है, मोदी हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, भाजपा हमको काम नहीं करने दे रही। ये जो उन्होंने एक रट्टा लगा रखा है, ये असल में कोई काम ना करना और उसके बहाने ढूंढने का तरीका है। दिल्ली में मेट्रो रेल की शुरुआत उसी समय हुई, जो दिल्ली में सड़कों का नवीनीकरण कह लें या फ्लाईओवर जो बने, उनकी शुरुआत भी उसी समय हुई। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हुई। तो ये सारी चीज़ें शीला दीक्षित जो कांग्रेस की नेता थीं और केंद्र में भाजपा की सरकार थी और बड़े स्मूथली हो गया। थोड़ी बहुत चर्चाएँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि 2 अलग-अलग पार्टियों की सरकार होगी केंद्र में और राज्य में और थोड़ी बहुत ना-नुकुर खींचतान ना हो, ऐसा नहीं होता। तो चूँकि थोड़ा बहुत होता है तो हुआ भी, लेकिन कोई बड़ा इश्यू सामने नहीं आया। तो अरविंद केजरीवाल की जो मैं बात कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा फैक्टर है जिनको चाहिए होता है कि एक आदमी उनके सामने खड़ा दिखाई दे। तो पब्लिक के सामने किसी न किसी को खड़ा करना चाहते हैं। अभी तक वो 2 नाम उछाल चुके हैं। पहला नाम उन्होंने उछाला था परवेश वर्मा का। अब हम लोग तो प्रवेश बोलते हैं, वहाँ पे वो परवेश बोलते हैं, लिखते भी परवेश हैं। तो परवेश वर्मा जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। तो उन्होंने अपने एनजीओ के माध्यम से
दिल्ली में चुनाव शुरू होने से पहले कुछ पैसा ऐसा कुछ लोगों को दिया था और उसको लेकर के कुछ बवाल हुआ, तो उसको उन्होंने मुद्दा बनाया और उन्होंने कहा कि भाजपा जो है ऐसे भ्रष्ट नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। और चूंकि परवेश वर्मा जो है वो नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध चुनाव में खड़े हुए हैं, तो पहला उन्होंने टारगेट किया उनको। इसके बाद रमेश विधुड़ी ने अभी कुछ उटपटांग बयान दे दिए। यद्यपि रमेश विधुड़ी जैसे नेता को तो मुझे लगता है कि टिकट ही नहीं देना चाहिए था, लेकिन होते हैं कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन, तो उसके चलते टिकट देना पड़ता है और हर पार्टी देती है। तो रमेश विधुड़ी ने जो उटपटांग बयानबाजी की, और मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे बयानों की निंदा करता हूं, तो उन्होंने जो इस तरीके की बयानबाजी की, उस बयानबाजी से अरविंद केजरीवाल को लगा कि अगर इसको मैं उछाल दूं तो मुझे इसका कुछ लाभ हो सकता है, तो उन्होंने उसकी कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया। तो अरविंद केजरीवाल टारगेट कर रहे हैं कि बीजेपी में कोई एक नेता मिले जिसको वो अपने सामने खड़ा करके जनता से कहें कि हमारे और इनके बीच में मुकाबला करो। एक तो चूंकि वो आईआरएस रहे हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि उनके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति में दूसरा कोई है नहीं। यद्यपि अगर मैं, छोड़िए मैं नहीं कहता, अच्छा नहीं लगता जब उनकी बात नहीं हो रही। तो अब यहां पर दो ऑप्शन आते हैं जो पिछले काफी लंबे समय से चर्चा में भी हैं। एक है नुपुर शर्मा और दूसरा है स्मृति ईरानी। अगर बीजेपी इन दोनों को अपने बचे हुए 11 नामों में सम्मिलित करती है और किसी को भी चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करती है, तो उस स्थिति में अरविंद केजरीवाल के सामने एक समस्या खड़ी होगी इस बात की तुलना करने में कि वो नुपुर शर्मा को अपने सामने खड़ा कर रहे हैं या स्मृति ईरानी को, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर इन दोनों के बीच में अंतर देखा जाए अनुभव का, तो निश्चित रूप से नुपुर शर्मा को बिल्कुल अनुभव नहीं है। अगर बीजेपी ने नुपुर शर्मा को अपनी पहली लिस्ट में टिकट दिया होता तो ध्रुवीकरण जरूर होता, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के सामने एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ना घोषित होते हुए भी खड़ी होती। तो अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि भाजपा ने शायद इससे बचने की कोशिश की, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरी समझ से बाहर है। तो ये एक चीज है कि अरविंद केजरीवाल नुपुर शर्मा के सामने कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं खड़ी कर सकते हैं कि वो उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दें, वो उनके ऊपर कम पढ़े लिखे होने का आरोप लगा दें या किसी अन्य तरीके का, क्योंकि अभी उनकी जो स्लेट है वो क्लीन है। अभी वो राजनीति में किसी पद पर रही नहीं है, उन्होंने अभी कोई चुनाव लड़ा नहीं है। जहां तक बात बयानबाजी की है, तो उनका एक बयान जो कंट्रोवर्शियल है, और उस बयान से उनको किसी तरह का, ना उनको और ना भाजपा को किसी तरह का नुकसान नहीं होना है। तो दूसरे हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, मुझे लगता है कि उनके पास कुछ बैगेज है, भ्रष्टाचार का नहीं है। शिक्षा को लेकर के वो स्मृति ईरानी के ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी की जो फॉर्मल एजुकेशन है वो इंटरमीडिएट तक ही बताई जाती है, तो शिक्षा को लेकर के हमला कर सकते हैं स्मृति ईरानी के ऊपर। इसके अलावा स्मृति ईरानी ईरानी के ऊपर वो चुनावों में सफल ना होने का भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी अब तक 4 लोकसभा के चुनाव लड़ चुकी हैं और 4 में 3 बार वो हारी हैं। भले ही उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से हरा दिया था, लेकिन वो जो 4 चुनाव लड़ी हैं उसमें से वो 3 चुनाव लोकसभा के हारी हैं। एक चुनाव उन्होंने कपिल सिब्बल के खिलाफ लड़ा था नई दिल्ली सीट से, सन शायद 2004 था, मुझको याद नहीं अच्छे से, जहां तक 2004 था तो वो हार गई। इसके बाद 2014 का चुनाव वो अमेठी से लड़ी राहुल गांधी के खिलाफ, वो हार गई। और 2024 का चुनाव वो अमेठी से हार गई, 19 वाला वो जीती थी। तो अभी तक वो केवल एक बार लोकसभा पहुंची, तो चुनाव हारने का वो आरोप लगा सकते हैं। इसके अलावा वो उनके ऊपर, चूंकि वो कई मंत्रालय संभाल चुकी हैं, जहां तक मेरी जानकारी है उन्होंने 4 मंत्रालय संभाले हैं। सबसे पहले तो वो, पहले बाद में छोड़ी, मतलब वो 4 मंत्रालयों में रही हैं। वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में रही हैं, वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में रही हैं, वो एचआरडी मिनिस्टर रही हैं, और वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी रही हैं। और इन चारों मंत्रालयों में वो कैबिनेट मिनिस्टर थी। तो 10 साल तक केंद्र सरकार में मंत्री रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर इस तरह का भी आरोप लगा सकते हैं कि वो सक्षम नहीं है, इसलिए उनके मंत्रालय समय समय पर बदले जाते रहे। तो इस तरीके के कुछ बैगेज हैं। नुपुर शर्मा के नाम पर उनके पास कोई बैगेज नहीं है। तो
जब इन दोनों को टिकट दिया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के सामने ये समस्या खड़ी हो जाएगी कि अब वो पहले से 2 नाम ले चुके हैं, अब अगर वो फिर 2 नए नाम लेते हैं तो 2 में से किसको अपने सामने रखेंगे और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को जब वो संबोधित करेंगे, तो वो किस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाएँगे। जहाँ तक दोनों की अगर तुलना की जाए, तो अनुभव के मामले में निश्चित रूप से स्मृति ईरानी बहुत आगे हैं। भाई 4-4 मंत्रालय सँभाले हैं, देश दुनिया का उनको अनुभव है। पिछले करीब 15 साल से ज़्यादा से वो लोकसभा और राज्यसभा में रही हैं, इस समय किसी सदन की सदस्य नहीं है, तो लोकसभा और राज्यसभा में वो रही हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से राज्यसभा में वो 2011 में गई थीं, तो 13 साल तक वो सांसद रही हैं। इसके अलावा उनके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो है वो दिल्ली से हैं। अभी वो चूँकि उनके पति पारसी हैं, एक चीज़ उनके पक्ष में ये भी जाती है कि उनके पति पारसी हैं, तो वो अल्पसंख्यक की कैटेगरी में भी आ जाती हैं, पति के हिसाब से। हालाँकि वो हिंदू हैं और उन्होंने अभी तक अपना धर्म नहीं बदला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है उनके साथ में और भाषा पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। वो 4-5 भाषाएँ बोल लेती हैं। हिंदी, इंग्लिश तो नॉर्मल होती है, तो भारतीय भाषाओं में वो हिंदी बोलती हैं, बंगाली बोलती हैं, मराठी बोलती हैं, गुजराती बोलती हैं, पंजाबी बोलती हैं और अंग्रेजी में भी वो फ्लुएंट हैं। तो उन्हें कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बात नूपुर शर्मा की है, तो नूपुर शर्मा भी काफ़ी पढ़ी-लिखी हैं। एबीवीपी की तरफ से संभवतः 2008 में वो डूसू की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की वो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एलएलएम किया है। तो शिक्षा के मामले में वो भारी पड़ेंगी स्मृति ईरानी पर, लेकिन अनुभव के मामले में स्मृति ईरानी भारी पड़ेंगी। देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बचे हुए 11 लोगों की लिस्ट आती है, उसमें कितने टिकट भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलते हैं या ऐसा भी हो कि 70 में से वो 1-2 टिकट अपने किसी सहयोगी दल के लिए छोड़ें, ऐसा भी संभव है। तो 11 में से जो भी टिकट आएँगे, उससे पता चलेगा और उसमें इन दोनों का नाम होगा कि नहीं होगा। वो ये तय करेगा कि कौन बेटर होगा। अभी तो केवल ये एक चर्चा ही है। मुझे लगता है कि किसी एक का नाम अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी लिस्ट में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो दोनों का नाम सम्मिलित करें और किसी को भी माफ़ कीजिएगा चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट डिक्लेयर ना करें। आज की वार्ता में इतना ही। इस पर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया हमारे इस चैनल कानपुर वार्ता को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं लगभग प्रतिदिन एक वीडियो डालता हूँ, तथ्यों पर बात करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा आंकड़े किसी-किसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जो खास तौर से चुनाव के रिजल्ट से संबंधित होते हैं। तो दिल्ली पे भी अभी कोई ना कोई वीडियो मैं डालूँगा उस तरह का, जिसमें मैं आपको आंकड़े बताऊँगा, लेकिन नॉर्मली मैं उतना ज़्यादा आंकड़ों में नहीं जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन उतने बोरिंग भी नहीं होते हैं। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद।